नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते कुछ दिनों से यमन और भारत को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। भारत की विदेशी कूटनीति यमन के आगे फेल हो गई और भारत की एक नर्स निमिषा प्रिया अब सजाए मौत काटेगी। इस मामले में ज्यादा जानकारी हम लगातार दे रहे हैं अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से और आज भी इस मामले पर क्या बड़ी अपडेट है वो लेकर के आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि निमिषा प्रिया जो कि भारत की नर्स है, लंबे वक्त तक भारत में काम किया, लेकिन क्योंकि परिवार का गुजारा करना था और यमन में एक अच्छा मौका मिल रहा था, इस वजह से यमन चली गई और वहां पर कुछ वक्त तक काम करते हुए एक सपना देखा कि अपना क्लिनिक बनवाना है। क्योंकि यमन की कानून में ये है कि अगर कोई विदेशी आदमी उस देश के सरजमी पर काम करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो उसमें किसी की पार्टनरशिप होनी जरूरी है जो कि यमन का स्थायी नागरिक हो। इस वजह से तलाल अहमद महदी के साथ संपर्क किया गया पार्टनरशिप की भारतीय नर्स निमिषा प्रिया ने, लेकिन उस पार्टनरशिप का उसे कुछ ऐसा सिला मिला कि पहले तो शख्स ने उसके सभी पासपोर्ट जो हैं वो दस्तावेज जो वो सारे जब्त कर लिए। इसके अलावा जो कागजी तौर पर अपनी पत्नी उससे साबित करने लगा ताकि जो भी मुनाफा निमिषा को क्लिनिक से मिलता है वो उसे ना मिले बल्कि उसके पति यानी कि तलाल के खाते में जाए। इस पूरे मामले के बाद जब निमिषा परेशान हो गई और पुलिस में शिकायत दी गई तो यमन की पुलिस ने पहले तो निमिषा को के आरोप को सुना और शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में शख्स छूट गया और भी ज्यादा निमिषा को प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद परेशान होकर के ये दावा किया गया है कि बेहोशी का इंजेक्शन देना चाहती थी ताकि अपने दस्तावेज जो पासपोर्ट वगैरह जो पासपोर्ट उसके पास थे वो हासिल करके वापस देश आ सकती, लेकिन क्योंकि ओवरडोज दवाई का ज्यादा हो गया इस वजह से जान चली गई। अपने जुर्म को छिपाने के लिए शरीर के टुकड़े कर दिए, एक टैंक में फेंक दिया और उसके बाद भारत जैसे ही लौटने वाली थी वैसे ही एयरपोर्ट पर निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक की ये कहानी थी जो कि मैंने आपके सामने सुना दी और बार बार आपने इस कहानी को सुना भी होगा, लेकिन अब इसके आगे क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद है। बहुत स्वागत है नाजमीन आपका। इस केस में लगातार कई बड़े जो पेज हैं वो सामने आ रहे हैं नाजमीन। पिछली रिपोर्ट में हमने बताया था कि कैसे फांसी टाल दी गई है, लेकिन अब की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, क्या क्या कोर्ट में दावे किए गए हैं और कैसे इस पूरे केस को आप देख रही हैं? देखिए, पहली बात, जो निमिषा प्रिया है, लंबे समय से वो यमन में थी। कई साल पुराना ये मामला है। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन निमिषा पर जब आरोप लगते हैं और जब उन्हें पकड़ लिया जाता है तो यमन की जेल में वो बंद रहती हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले से चर्चाएं शुरू हो चुकी थी कि अब सजाए मौत दी जाएगी, अब वो यमन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को छोड़ देंगी। आज ये कहा जा रहा था कि जो तारीख है, आज फांसी हो सकती थी या गोली मारकर सजा दी जा सकती थी। तमाम तरीके से ये चर्चा चल रही थी, लेकिन सजाए मौत को टाल दिया जाता है, जिसमें भारतीय मूल के एक धर्मगुरु का हाथ भी बताया जा रहा है। लेकिन इस पर जाने से पहले इस बात पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि आखिरकार वहाँ क्या कुछ घटित हुआ। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ वो गई थी अपने गुजारे के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यमन पहुँचती हैं सपनों को लेकर, वहाँ पर काम भी करती हैं, लेकिन अपना एक बिजनेस चलाना चाहती हैं, अपना एक वो क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत थी, जिसके लिए यहाँ पर आपको बता दें कि तलाल अब्दो मेहंदी के साथ वो संपर्क में आती हैं और दोनों मिलकर पार्टनरशिप में एक क्लिनिक खोलने की बात चल रही थी। लेकिन देखा जाए तो धोखाधड़ी का मामला यहाँ पर देखा गया। जो मेहंदी थे उन्होंने निमिषा के साथ धोखा किया और इसी धोखे के चलते वो बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जो चर्चा थी वो ये थी कि पासपोर्ट तलाल के पास है, उन्होंने निमिषा का पासपोर्ट रख लिया था, जिस वजह से न तो वो भारत लौट पा रही थी और ना ही वहाँ वो किसी से मदद मांग पा रही थी, यानी कि पूरी तरह से वो अकेली हो गई थी। ये था
जो पूरी घटना थी जो आपने भी बताई। लेकिन इसमें नया मोड़ क्या आया जब भाई का बयान सामने आया। कोर्ट के अंदर जो तलाल अब्दो मेहंदी हैं, उनके जो भाई हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि जो तलाल अब्दो मेहंदी हैं, उनके साथ शादी हो गई थी निमिषा प्रिया की और दोनों रिश्ते में थे लगभग 3 से 4 साल तक। ये तक यहाँ पर उन्होंने दावा किया। इसके अलावा वो दावा करते हैं कि पासपोर्ट कोई जब्त नहीं किया गया था, पासपोर्ट लिया ही नहीं गया था। ये दलीलें भी कोर्ट के समक्ष यहाँ पर तलाल के भाई ने पेश की और जो निमिषा के जितने भी आरोप थे, इन आरोपों को खंडित करते हुए नजर आए। तो यही सवाल उठ रहा है कि जो है इंटरव्यू के दौरान भी तलाल के जो भाई हैं, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से जिक्र किया है। देखिए, वो दावा करते हैं कि ये जो दावे हैं वो झूठे हैं, बेबुनियादी हैं, जो निमिषा द्वारा लगाए गए। देखिए, इसमें ये भी कहा गया कि शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी निमिषा को, लेकिन इन बात को भी दरकिनार करते हुए तलाल के भाई नजर आए। तो देखिए, जितने भी आरोप निमिषा ने लगाए, इन सभी आरोपों को वो खंडित करते हैं और ये कहते हैं कि असली आरोपी निमिषा है और अपने झूठ को छुपाने के लिए वो उनके भाई को पहले उन्होंने साजिशन मारा और उसके बाद इसी जो घटना है, साजिश है, इसको छुपाने के लिए एक बड़ा अंजाम दिया गया। जब पकड़ी गई तो अब ये झूठ पेश करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बिल्कुल। और एक जो बात सामने आ रही है ब्लड मनी की, क्योंकि यमन की कानून में है कि अगर आप किसी की जान ले लेते हैं, अगर गैर इरादतन भी, तो कुछ पैसे देकर के समझौता किया जा सकता है। लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से क्या कुछ अभी आया है कि ब्लड मनी को स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि लगभग अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है कि परिवार नहीं समझौते के लिए राजी है। इसमें धर्म गुरु भी केरल के सामने आए, उनका कहना है कि हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते, वो खून के बदले खून चाहता है पीड़ित का परिवार। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आगे चलकर कोई विदेशी कूटनीति काम कर पाएगी? क्योंकि पहले ही भारत की सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि जो ब्लड मनी है इसके जरिए समझौता कर लिया जाए। ये समझौते एक इस तरीके से है कि अगर जहां जान गई है उसके बदले आप कुछ पैसे दे दें, और जो पैसे करोड़ों रुपए में देखे जा रहे थे, इसके लिए सक्षम 8.5 करोड़ रुपए की बिल्कुल यहाँ पे लगभग 8 करोड़ की बात करें तो लगभग 8 करोड़ ये जो राशि थी, इसे देने में सक्षम तो परिवार बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि भारत सरकार से ये उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अगर भारत सरकार ये पैसे दे देते हैं तो क्या उसके बावजूद निमिषा को राहत मिल पाएगी? ये बड़ा यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है, क्योंकि जैसे कि आपने ये कहा कि ये कानून है यमन का, ये शरिया में ये इस बात की इजाजत दी जाती है कि आप पैसे देकर मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन लंबा समय बीत जाता है, अब तक पैसे को लेकर सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल देखा गया है, भारत सरकार की तरफ से भी टाल मटोल देखा गया है। लेकिन अगर अपने ही देश की बेटी को बचाना है तो कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और इस कुर्बानी का यही अंदाजा माना जा रहा है, क्योंकि कुर्बानी तो इस आधार पर भी दी गई कि जो केरल के प्रभावशाली मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनके जरिए एक पहल की गई। ये पहल थी कि चलिए, आप सजा को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन सजा पर रोक लग जाए, समय मिल जाए, समय अधिक मिलेगा तो इस मामले में और क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए इंतजाम किए जा सकते हैं। तो इसी आधार पर जो धर्म गुरु का जिक्र किया जा रहा था, इसमें धर्म गुरु की बात करें तो ग्रैंड मुफ्ती एबी अबू बकर मुस्लियार ने यमन के कुछ शेखों से मामले को लेकर बातचीत की ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके, और इसके बाद उनकी सजा पर रोक लग जाती है। तो इनका बड़ा हाथ माना जा रहा है कि इसी वजह से निमिषा पे जो तलवार लटकी थी वो अभी रुक चुकी है। लेकिन विदेशी कूटनीति क्या लगता है कि काम कर पाएगी? देखिए, विदेशी कूटनीति की बात करें, बात ये है कि सिर्फ हम ये निमिषा का केस ना देख के कई और केस भी देखें। इसमें पहल हमारी यही रहती है, यह सरकार की यही पहल रहती है कि विदेश में हमारा कोई भी नागरिक फंसा हुआ है, किसी भी कारण से फंसा हुआ है, उसे सबसे पहले अपने देश में लाना जरूरी हो जाता है। और देश में लाने के लिए आपको कई हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आपको कई कदम उठाने पड़ते हैं।
और इसका सबसे बड़ा जरिया, जैसे कि आपने कहा कि ब्लड मनी, ये एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है कि इसके जरिए अगर आप पहल करेंगे तो हो सकता है कि निमिषा को राहत मिल जाए। अभी जो रोक लगी है वो जो सजा है वो खत्म भी हो जाए, तो यही आधार यहाँ पर नजर आता ठीक है। है, आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब इसमें चाहूंगी कि मामला बहुत संगीन है, हम किसी भी तरीके से जुर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। जुर्म चाहे देश के हमारे देश के शख्स ने किया हो या विदेश में, अगर ये मामला भारत में होता इसी तरीके का तो क्या रुख रहना चाहिए था सरकार का, कानून का, और एक आम नागरिक होने के नाते क्या सोच विचार, क्योंकि यकीनन जी, जी। यमन में ये मामला सामने आया है तो वहां पर निमिषा के खिलाफ बहुत कुछ बातें हो रही होंगी। अगर ये हिंदुस्तान में ऐसा होता तो फिर क्या नजरिया बन सकता? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सच सामने लाना है। निमिषा का कहना है कि वो यमन में अकेली थी और अकेले होने की वजह से उन पर वहां के लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन भारत की बेटी होने के नाते उन पर विश्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो मकसद था उनका वहां पर अच्छा जॉब, वो सेटल्ड हो जाए ताकि परिवार भी अच्छा खासा गुजारा कर सके, और इसी के लिए वो वहां पर अपना क्लिनिक की शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन पार्टनरशिप में क्लिनिक की शुरुआत के दौरान उनके साथ ही धोखाधड़ी हो जाती है, और इसी धोखाधड़ी के हिसाब से माने तो आज अपने देश में चर्चा करें तो कई ऐसे केस हैं जिसमें जब तक सुनवाई होती रहती है, जब तक दोनों पक्षों को अच्छी तरह से सुनना लिया जाए और दोनों पक्षों के जरिए सबूत यहाँ पर ना आ जाए, चाहे अगर यहाँ पर सबूत मिल जाते हैं, उम्र कैद की सजा हो, सजा के अनुसार आपको यहाँ पर वो प्रक्रिया चलती है, आपने कैसा अपराध किया है वैसी सजा आपको मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि आखिरकार सच्चा कौन है, झूठा कौन है, केस में कितना दम है। तो आप भारत में भी इस मामले को देखेंगे तो एक लंबी प्रक्रिया चलती है, जैसे कि यमन में भी चली, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या उन्हें सजाए जो मौत सुनाई गई थी क्या ये टली है या इस पर रोक भी लग सकती है। जी, आगे आने वाले वक्त में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये सजा टाल दी जाएगी हमेशा के लिए या फिर आगे इस पर कुछ कूटनीतिक चाल चल करके भारत वापस निमिषा को ले आएगा। नाज़मीन ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की राय जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आगे का फैसला होना चाहिए था। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।